हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है उसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया ऑन चाइना इज शॉक्ड बाय इंडिया स्ट्रेंथ, इंडिया वर्सेस चाइना, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो चलो देखते हैं कि भाई पाक मीडिया की क्या रिएक्शन है, क्या उनको लगा जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो गए इंडिया की स्ट्रेंथ देख के। भाई ऑब्वियसली इंडिया की स्ट्रेंथ तो होगी, क्योंकि इंडिया जो है बहुत एडवांस हो रही है, अपना मेहनत कर रही है दिन रात आगे बढ़ने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और चीन की तबाही, अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है, जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी गज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कुछ सोच सकता था इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और चीन की तबाही। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह हैं। एक है उसकी आसाम की, जिसे चिकन नेक कहते हैं, और दूसरा है इसका लद्दाख की। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान झड़प ने पूरी आलमी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है और आज दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का आपस में राब्ता हुआ है। और ये साहब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आज भारतीय हम मनसब अपने एस शंकर से टेलीफोन पर राब्ता किया है। देखिए, आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जिस वक्त पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी, तो हमने इस बात तफसील से गुफ्तगू की थी कि पेंटागन ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने लिए बहुत सारे हलीफ हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। और पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे, लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए। वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। यूरोप के साथ चाइना ने बहुत बड़ा उसके बाद हुआ ये कि जब ये पेंटागन स्ट्रेटजी आई, इसमें स्वाय पाकिस्तान के हर मुल्क इस रीजन के अंदर मौजूद था। एक पाकिस्तान नहीं था और एक चाइना नहीं। सही। इन्होंने कहा कि हमने कंटेनमेंट ऑफ चाइना करनी है, और ये पॉलिसी जो है 2012 ऑनवर्ड से चली आ रही है। अब हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटजी आई हमारे, क्या उन्होंने करना क्या है। और आप देखें कि इस पूरे रीजन के अंदर 3,70,000 अमरीकी अफवाज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अमेरिका ने कहा कि यह अफवाज कम है, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टनर जिनमें इंडिया है, जिनमें बांग्लादेश है, इनमें और जापान है, ये भी हमें कुछ फौजी दें ताकि हम इसके अंदर उसको रखें। और उसके साथ साथ ये था कि अमेरिका की शिप्स भी वहां, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जो चीजें निकालता है वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की जगह है, इसको कहते हैं बलाका कॉरिडोर। इस बलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं। और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मस की है, कि उस स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाती है फिर। और गवादर की खूबी ये है कि गवादर उस ब्लॉकेज से बाहर है, गवादर खुले सीन है। गवादर की दूसरी बड़ी खूबी यह है कि गवादर दुनिया की वाहिद नेचुरल पोर्ट है। बाकी सब जगह आपको मट्टी रेत निकालनी पड़ती है और कुछ अरसे और फिर निकालनी पड़ती है, कि यहाँ यह है कि बड़े से बड़ा जहाज जो है वो यहाँ आकर रुक सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा गया कि अब उसमें इस वक्त देखें, एक बात याद रखें, अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो, नेटो ममालिक को शायद ना चाहे, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक काम चाहता है, जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है
कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है और एक खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें इनगल्फ हो जाएगा, और पाकिस्तान बीच में इनगल्फ होगा तो फिर तालिबान और अलकायदा की पूरी की बड़े स्टेशन फौज आ जाती है तो कश्मीर, तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज उतार दी गई तो अगले 51 साल तक 25 साल तक एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता है। अच्छा, तो ये है बुनियादी मंसूबा। इस मंसूबे के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप जनाब आगे बढ़ के ना इस पे कुछ हरकत करें। अब देखिए इंडिया जो है दो तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहा है। पहले तो बात यह है कि दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इंडिया का जो बजट है वो तकरीबन $70 अरब है मिलिट्री बजट, और चीन का जो बजट है वो 200 इस वक्त जो है वो $178 अरब है, तकरीबन $100 अरब का फर्क है। अच्छा, इनको जो मैन पावर है वो 61 मिलियन है, ठीक है, 60 लाख के करीब, और उनकी 75 मिलियन के करीब है। एटम बम इनके पास 120 से 130 है, वहां उनको 300 के करीब एटम बम है। एयरक्राफ्ट जो है वो 2663 है। चाइना की दूसरी बड़ी एयरपोर्ट बनती है कहा जाता है, और 3749 है। इसराइली कपड़े पूरी की पूरी ये तफसील मेरे पास पड़ी है। दूसरी चीज ये है कि चाइना के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, एक बनाने की कोशिश की गई, और ये जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया कि इस खुफिया रिपोर्ट के तहत इन्होंने कश्मीर से अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निकाल के चाइना में डाला था, और ये सारा इंडियन दिमाग के ऊपर था। तो इसका मतलब यह है कि वो मामला भी वहां खराब हो जाए। चाइना में कोई ऐसी अपराइजिंग वाली कैफियत नहीं है। फिर चाइना का जो एक जो हुआ है कि मोबाइल जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदला है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत रेज हुआ है। चाइना में उस तरह की पॉवर्टी नहीं जैसी इंडिया की पॉवर्टी है। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह हैं। एक है उसकी आसाम की जिसे चिकन नेक कहते हैं, और दूसरा है इसका लद्दाख की। चिकन नेक को कहते हैं सिलगुरी कॉरिडोर, वो है बेसिकली नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, और उसके बाद इसके इलाके के दरमियान एक बारीक सी पट्टी बनती है। आप ऊपर जाए ना तो वो पट्टी को 24 किलोमीटर की पट्टी है, और उस 24 किलोमीटर की पट्टी को अगर बंद कर दिया जाए तो इंडिया की 7 रियासतें ऐसी हैं जो इंडिया से कटते हैं। लेकिन ये जो सारे जो दादा शुमार है इर्द गिर्द के भारत के जो तमाम मुल्क हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, अब हुआ यह है कि जब इंडिया ने पंगे लेने शुरू किए, हुआ यह है कि इंडिया से वहां पर जाके तो वहां अपनी कार्रवाई आगे करना, क्योंकि साथ बात है इंडिया सड़क बनाई उसने नेपाल में जाकर जिसमें रोला मचा। नेपाल के तो वो वाला था ना, वो क्या नाम है बड़ी फेमस जो है काला पानी। इंडिया के अंदर जो जिन लोग हैं जो उनके जो हिंदुत्व के खास वो हैं, वो समझते ये हैं कि ये अब वो जंग आ चुकी है कि जिस जंग का हमसे कभी वादा किया गया था। और ये वो जंग है जिसमें हनुमान जी भी आएंगे, और ये वंग जिसमें गणेश भी आएंगे, और ये जंग है जिसमें सारे अवतार उतरेंगे, ये अवतार हमारे साथ मदद करेंगे और हम अपनी सरजमीन को पाक कर लेंगे। एक में अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ग़ज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कोई सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। कोई सोच सकता था कि 1947 के अंदर खास तौर पर रेड क्लिफ जो है वो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर जाएगा, और कुछ नहीं तो पठानकोट उधर रास्ता न मिले। अगर पठानकोट ना दिया होता तो आज कश्मीर हमारे पास है, कश्मीर में हमारे साथ होता। तो ये सारी स्कीम ऑफ द इवेंट जो है उसका मालिक के कायनात जो है वो बन रहा था। इस तकदीर के इवेंट में होना क्या है मैं आखिर बता दूं। इससे पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा। और इस जंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना। उसकी एक वजह, और अगर जंग मुसल्लत हो गई नहीं, मुसल्लत 10 दिन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बस उसकी एक वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद वो खराब अल हिंद मिनल सिंध, कि अगर इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और चीन की तबाही। तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ, जब इन्होंने शुरुआत की ना बोलने, मैंने कहा अरे ये तो बड़े लर्नेड इंसान लग रहे हैं जो काफी अच्छी तरह से बात करें, पर उसके बाद जैसे जैसे बात सुनी तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो इतना गलत बोला उन्होंने, जैसे उन्होंने बताया कि उनको वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं जी, उनको लगता है कि हनुमान जी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे।
अरे मतलब अपनी ही कोई स्टोरी बना दिया। हम में से कभी भी किसी हिंदू ने इस टाइप की बातचीत सोची भी नहीं है। हमारे लिए वो गॉड है, भगवान है, और वो लड़ाई के लिए, किस लड़ाई के लिए आएंगे, ये तो हमारे लिए अनइमेजिनेबल है। और ये अब मुझे लगता है अपनी मनगढ़ंत कहानियां अपने मीडिया में लोगों को सुनाकर उनका ब्रेन वॉश करी जा रहे हैं और गलत स्टोरी बता रहे हैं कि इंडिया में ऐसे हो रहा है। तो देख के बहुत हैरानी होती कि कैसी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। और एक बात तो देख के पता ही चल रहा है कि इंडिया की स्ट्रेंथ इतनी हो गई, इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको भी अब डर है कि अगर हम लड़े तो हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे इन्होंने बोला, उन्होंने कहा नहीं लड़ना चाहिए, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है, हमारी इतनी पावर है कि अब पाकिस्तान जो है डर रहा है। उन्हें पता चल चुका है कि ऐसे हम लड़ाई की तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इससे इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि हमारे को मिलिट्री स्ट्रांग क्यों करनी पड़ रही है और गवर्नमेंट क्यों कर रही है। पर जितना इन्होंने बेकार की कई बातें बोली, उसको सुन के तो मैं शॉक में चली गई कि क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बोल रहे हो, कुछ ध्यान से बोलना चाहिए, समझदारी से बात करनी चाहिए। तो पर अच्छा है, सुन के पता चलता है कि भाई दूसरी जगह पे चल क्या रहा है, लोगों की जो व्यू पॉइंट्स हैं, सोचने का ढंग है क्या है, तो वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से वो पता चल रहा है। राइट। सो इसमें पहली बात तो ये थी, मैं जब भी ये देखता हूँ और ये सब कहानियाँ सुनता हूँ कि इंडिया वेट कर रहा था किसी लड़ाई के लिए और अब इस लड़ाई में भगवान हनुमान जी आएंगे, गणेश जी आएंगे, जो बंदे ये सोच रहे हैं वहाँ बैठे हुए, आप उनका एजुकेशन लेवल पहले तो सोचिए क्या होगा एजुकेशन लेवल। कोई भी बंदा जो एजुकेटेड है वो कभी भी ये बात नहीं करेगा कि दूसरी कंट्री ऐसे कर रही है क्योंकि भगवान हनुमान आएंगे, भगवान गणेश जी आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। तो पहली बात तो मैं बोलूंगा लैक ऑफ एजुकेशन, कि कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन कैन नॉट से दिस। कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसे नहीं बोल सकता, पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं पता है कौन है, मैं तो वैसे बोल रहा हूं, ये कमेंट आप दे रहे हैं तो इग्नोरेंस से कमेंट दे रहे हैं। ऐसा कोई इंडिया में कुछ नहीं है, कोई ऐसा कहने वाला कि भगवान हनुमान है, गणेश जी आएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बात सही है कि ये इंडिया पुराना इंडिया नहीं है। पहले इंडिया ने बहुत ही लैक किया है, लैक मतलब उसने अच्छा एग्रेसिव नहीं हुआ अपनी मिलिट्री को इंप्रूव करने के लिए, अब वेपन्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी आर्मी और नेशनल डिफेंसेस को इंप्रूव करने में इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं था। अब जो है आज की गवर्नमेंट बहुत ही इंटेलिजेंट गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट बहुत ही स्मार्ट गवर्नमेंट है। आज की गवर्नमेंट जो है हर इंडिया के इंसान को प्राउड फील करवाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें प्राउड फील करते हैं कि अरे वाह क्या जबरदस्त गवर्नमेंट है जो इतनी जल्दी जल्दी से मिसाइल्स को टेस्टिंग कर रही है, अपनी आर्टिलरी इंक्रीज कर रही है, अपने सारे वेपन्स को रेडी कर रही है, टेस्टिंग हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसरो सामने आ रहा है, DRDO कर रहा है, मतलब सब जो है डिफेंस सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग कर रही है इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है बॉर्डर टाउन्स में। चाइना को ऑब्वियसली एक शॉक लगा है कि ये क्या हो रहा है। जो इंडिया पहले परवाह नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते थे, परवाह नहीं करती थी, वो अब धक्के मार के पीछे कर रही है, वो अब एग्रेसिव कर रही है, हमारे एरिया ले रही है। मतलब जो बफर जोन कहते हैं, टेक्निकली उनका एरिया नहीं है, बफर जोन है। तो अब चाइना को भी लग रहा है ओ माय गॉड, इनसे तो लड़ाई ले ली है, अब चाइना को भी प्रॉब्लम आ रही है कि लड़ाई अगर लेंगे तो बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी और चाइना को भी बहुत लॉस होगा। जो कंट्री चाहती है यूएसए को डिफीट करना, जो चाहती है कि ट्रेड में आगे बढ़े, वो ट्रेड में आगे नहीं बढ़ सकती। अगर इंडिया से कॉन्फ्रंटेशन करते हैं तो उनको वॉर का खर्चा होगा, हमारा वॉर का खर्चा होगा, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, तो वो किसी भी हालत में सुपर पावर नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने लड़ाई ले ली है नंबर 3 पावर से। अगर मान लीजिए वो नंबर 1 है मिलिट्री में, इंडिया नंबर 3 है मिलिट्री में, ठीक है, उनके पास 230 है, हमारे पास 113, बट इनफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर कॉन्फ्रंटेशन होती है उनको भारी लॉस होगा, इंडिया का भी लॉस होगा, मगर वो जीत नहीं पाएंगे। उससे उनका सपना जो सुपर पावर बनने का वो नहीं होगा। पाकिस्तान को भी ये पता चल रहा है कि ये वैसे ही इंडिया नहीं है पुराने वाली, अब तुम थोड़ा सा करो, इंडिया फायर बैक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक्स करती है, अटैक करती है, और तो ये भी डर के बैठे कि अब, और उनको पता चल रहा है कि इंडिया कितनी आगे बढ़ चुकी है।
तो मेरे ख्याल से ये सब चेंजेस हुए हैं आज की गवर्नमेंट की वजह से, जो एग्रेसिव है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। और मैं वापस बोलता हूँ, थैंक्स टू पीपल जिन्होंने इलेक्ट किया है इस गवर्नमेंट को, और उससे जो है सब चेंज हो रहा है और इंडिया बहुत तेजी से आगे जाएगा। ये लोग नहीं जा पाएंगे। और अब 10 अगर किसी तरीके से ये वॉर नहीं होती, 10-12 साल आगे जाइए, इंडिया बहुत तेजी से कैचअप कर लेगा चाइना को। और हमारे एलाइज अब बदल चुके हैं, एलाइज बदल चुके हैं। यूएस आपके साथ आ रहा है, क्वाड आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जितने भी मतलब आप देखेंगे नेशंस वो चाहते हैं इंडिया के साथ दोस्ती करना। देयरफॉर अब जमाना बदल गया है। इंडिया हो भी सकता है कोई कुछ समय बाद, 5 साल बाद इनवाइट करे नेटो कि आप प्लीज ज्वाइन करिए नेटो को, क्योंकि वो तो चाहते हैं अपनी सेफ्टी, राइट। अगर आप यूरोप को देखें, आप यूरोप का एरिया लें, रशिया को मत इंक्लूड करिए, सिर्फ यूरोप का एरिया ले, बहुत छोटा एरिया है। मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा नहीं, बट मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो फिजिकल साइज है वो सेम होगा, मतलब बहुत छोटे छोटे देश हैं और यहाँ पे इंडिया है। तो आई जस्ट ये सब वीडियो देख के यही पता लगता है कि मैं बेनिफिट यही दूंगा आज की गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले और आज में फर्क क्या है, लोग वही हैं, सब कुछ टैलेंट वही है, एजुकेशन सिस्टम वही है, मगर आज की गवर्नमेंट और पुरानी गवर्नमेंट में ये फर्क है। जो एग्रेसिव पावरफुल गवर्नमेंट है, जो आपको प्राउड फील कराती है, और जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, ये बहुत तेजी से इंडिया आगे बढ़ने वाली है। वहां से बीजेपी के लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, उनको पहले लगता है कि मेरे देश में क्यों नहीं है, वापस आते हैं अपने देश में करते हैं। ये लो जी ग्लास बना दिया, ये लो जी हमने ये कर दिया, हम अम्यूजमेंट पार्क ला रहे हैं, हर चीज, ये लो बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, क्या चीज हमारे देश में नहीं हम लेके आ रहे हैं। इतनी अच्छी बात है। अगर हम फ्रैंकली कहते हैं, अगर इस टाइप की गवर्नमेंट होती हमारे जमाने में, हम कभी यहां पे नहीं आते, गारंटेड। मगर बहुत ही अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और इनके मुंह से भी निकला है कि चेंज आ गया है इंडिया का, ये इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा। अब अगर सुनो तो वो मैसेज इनके जो बोल रहे हैं उससे आ रहा है। तो काफी मतलब अच्छा लगा ये सुनकर वीडियो, क्योंकि इससे हमारी भी आंखें खुलती है और पता चलता है कि क्या चल रहा है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।